गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ रमेश शर्मा, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री इटर्नल लाइफ स्कूल के यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ बेटा। पिछले वीडियो में अपन ने पॉलीमराइजेशन की मैकेनिज्म देख रहे थे और उस मैकेनिज्म में अपने ने बात की थी बेटा कैटाइनिक मैकेनिज्म की, यानी कि अपने ने आयोनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन पढ़ रहे थे और उसमें कैटाइनिक और एनाइनिक की अपने ने बात की थी। आज अपन बात करें बेटा कोपॉलीमराइजेशन और हेट्रोपॉलीमराइजेशन। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि हेट्रोपॉलीमर या कोपॉलीमर क्या होता है। कि जब अपने पास क्या हो बेटा मोर देन टू काइंड टाइप्स ऑफ मोनोमर यूनिट, कि जब आपके पास या तो क्या हो बेटा टू या फिर क्या हो मोर देन टू काइंड टाइप्स ऑफ मोनोमर यूनिट हो, मोनोमर यूनिट हो, तो वो आपस में क्या होंगी बेटा कंबाइन होंगी और कंबाइन होके क्या बनाएंगी पॉलीमर की क्या करती हैं फॉर्मेशन करती हैं। तो जैसे अपन ये कहते हैं बेटा कम से कम तो दो होनी ही चाहिए। जैसे अपन A प्लस B, ये मेरे पास दो टाइप की मोनोमर यूनिट हैं और दोनों के कितने कितने मॉलिक्यूल काम में आएंगे बेटा n मॉलिक्यूल काम में आते हैं। तो यहाँ अपने पास n मॉलिक्यूल तो अपने पास A यूनिट के और n ही मॉलिक्यूल किसके बेटा B यूनिट के, यानी कि अपने पास A और B जो यूनिट हैं वो आपस में कंबाइन होंगी और इसके कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे बेटा n मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो इस प्रकार का जो पॉलीमर जो बना वो कैसा पॉलीमर है बेटा कोपॉलीमर है, या फिर अपन उसको क्या कह सकते हैं हेट्रोपॉलीमर कह सकते हैं। और इस प्रकार के बनने की जो प्रोसेस जो है वो अपने पास क्या कहलाती है कोपॉलीमराइजेशन कहलाती है, या फिर उसको क्या कहते हैं बेटा हेट्रोपॉलीमराइजेशन उसको कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन कंसिडर करें बेटा एक अपने पास टॉपिक एग्जाम्पल अपन लें, अपने पास है बेटा ब्यूना एस। क्या है ब्यूना एस। तो ब्यूना एस जो होता है उसमें दो मोनोमर यूनिट होती है बेटा, एक तो ब्यूट 1,3 डाइइन होती है प्लस उसमें होती है बेटा स्टाइरीन। ये दो उसमें क्या होती हैं मोनोमर यूनिट होती है। तो अपने पास ब्यूट 1,3 डाइइन का फॉर्मूला क्या होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये तो किसका फॉर्मूला होता है बेटा ब्यूट 1,3 डाइइन का फॉर्मूला होता है। और स्टाइरीन क्या होता है CH2 डबल बॉन्ड CH C6H5। ये अपने पास किसका फॉर्मूला हो गया बेटा स्टाइरीन का फॉर्मूला हो गया। इसके कितने यूनिट काम में आएंगे n यूनिट काम में आएंगे, इसके भी कितने काम में आएंगे n यूनिट काम में आएंगे। अब अपने पास यहाँ पर क्या होगा कोपॉलीमराइजेशन, क्या होगा कोपॉलीमराइजेशन होगा। और कोपॉलीमराइजेशन के द्वारा अपने पास क्या होगा कि ये दोनों यूनिट्स आपस में जुड़ेंगी। तो आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा बेटा CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। ये इससे जुड़ेगा बेटा तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH और इससे क्या जुड़ा बेटा C6H5 और इसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे n मॉलिक्यूल बनेंगे। तो अपने पास ये जो n मॉलिक्यूल जो बना वो अपने पास क्या कहलाता है बेटा ब्यूना एस कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा ब्यूना एस। यहाँ पर ब्यूना जो वर्ड जो है वो तो अपने पास किसके लिए आया बेटा ब्यूट 1,3 डाइइन के लिए, और एस जो वर्ड जो है वो किस मोनोमर यूनिट के लिए स्टाइरीन मोनोमर यूनिट के लिए। तो इस प्रकार से आपने देखा डियर स्टूडेंट्स कि अपने पास कोपॉलीमराइजेशन क्या है बेटा कि व्हेन टू और मोर देन टू काइंड्स टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट आर कंबाइंड टू फॉर्म पॉलीमर, दिस पॉलीमर इज नोन एज कोपॉलीमर और हेट्रोपॉलीमर and this process is known as copolymerization और heteropolymerization। एग्जाम्पल अपने ने डिस्कस कौन सा किया बेटा ब्यूना एस। ब्यूना एस की मोनोमर यूनिट क्या है बेटा ब्यूट 1,3 डाइइन और स्टाइरीन। दोनों के n यूनिट आपस में कोपॉलीमराइजेशन के द्वारा कंबाइन होते हैं और किसकी फॉर्मेशन करते हैं ब्यूना एस की फॉर्मेशन करते हैं। एक और अपन इसमें एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं ब्यूना एन का। एक एग्जाम्पल और लेके चल रहे हैं यहाँ पे अपने पास सेकंड एग्जाम्पल अपन डिस्कस कर रहे हैं कौन सा ब्यूना एन। ब्यूना एन जो होता है ये भी किसका एग्जाम्पल है कोपॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल है। इसमें भी दो मोनोमर यूनिट हैं, तो एक मोनोमर यूनिट तो क्या है बेटा ब्यूट 1,3 डाइइन और एक अपने पास मोनोमर यूनिट कौन सी है बेटा एक्राइलो नाइट्राइल।
ये अपने पास क्या है बेटा, इसकी मोनोमर यूनिट है। तो ब्यूट 1,3 डाइईन का फॉर्मूला क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये फॉर्मूला तो किसका होता है, ब्यूट 1,3 डाइईन का फॉर्मूला होता है। और एक्राइलोनाइट्राइल क्या होता है बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH और CN। ये किसका फॉर्मूला होता है बेटा, एक्राइलोनाइट्राइल का फॉर्मूला होता है। यहाँ जो CN जो है, CN को आप क्या बोलते हैं बेटा, साइनाइड बोलते हैं। CN को क्या बोलते हैं, साइनाइड। और IUPAC में जब अपन नाम लिखते हैं CN के लिए तो वर्ड किसका यूज करते हैं बेटा, नाइट्राइल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, नाइट्राइल का। तो अपने पास जहाँ पर ये ब्यूना वर्ड जो है वो तो किसके लिए आया है, ब्यूट 1,3 डाइईन के लिए आया है। और N जो है, नाइट्राइल जो है, उसके लिए अपने ने किसका यूज कर लिया बेटा, N का यूज कर लिया। तो अपने पास N यूनिट तो किसकी, ब्यूट 1,3 डाइईन की। और अपने पास एक्राइलोनाइट्राइल की भी कितनी यूनिट बेटा, N यूनिट। ये आपस में क्या होंगी बेटा, कंबाइन होंगी। और कंबाइन होके अपने को क्या पॉलीमर बनेगा बेटा, ब्यूना N पॉलीमर की फॉर्मेशन होगी। तो अपने पास हेट्रोपोलीमराइजेशन या फिर अपन क्या लिख दे बेटा, कोपोलीमराइजेशन, दोनों एक ही बात है। इसके द्वारा दोनों के N यूनिट आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, एक अपने पास कोपोलीमर की फॉर्मेशन हो जाएगी। और कोपोलीमर के बनने की जो प्रोसेस है उसे ही अपन क्या जानते हैं बेटा, हेट्रोपोलीमराइजेशन या फिर कोपोलीमराइजेशन के नाम से जानते हैं। तो क्या बनेगा बेटा, CH2, इसकी अपने को वैलेंसीज फ्री करनी होगी, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। यहाँ पे डबल बॉन्ड क्यों लगा बेटा, क्योंकि अपन इस कार्बन की और इस कार्बन की, यानी कि फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन की दोनों की वैलेंसीज को फ्री कर रहे हैं। अब दोनों की वैलेंसीज को फ्री कर रहे हैं तो अपने को इन कार्बन की वैलेंसीज को सेटिस्फाई करना होगा। अब इनकी वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए अपने को किसका यूज करना होगा, डबल बॉन्ड का यूज करना होगा। तो अपने ने इन दोनों की वैलेंसीज को फ्री कर दिया। अब इस CH2 से ये जुड़ जाएगा बेटा, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, CN। इसके कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे बेटा, N मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो ये जो बना वो अपने पास क्या कहलाता है बेटा, ब्यूना ब्यूना N कहलाता है। तो इस प्रकार से अपने पास ये जो भी एग्जाम्पल किसका बेटा, कोपोलीमराइजेशन का एग्जाम्पल। इसके अलावा आप और एग्जाम्पल देना चाहें, मैंने पहले पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था बेटा, और एग्जाम्पल आप लिखना चाहें तो इसका क्या है, नाइलॉन 6,6 भी है। तो नाइलॉन 6,6 में भी दो प्रकार की मोनोमर यूनिट होती हैं। इसका आप एग्जाम्पल आप टेरिलीन भी दे सकते हो। टेरिलीन में भी क्या बेटा, दो प्रकार की मोनोमर यूनिट है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स किस में कंसिडर हो जाएंगे बेटा, कोपोलीमराइजेशन में कंसिडर हो जाएंगे। अब देखो स्टूडेंट्स कि अपने पास कि जो आप कोपोलीमर जो पढ़ रहे हो, कोपोलीमराइजेशन जो है उसमें अपने पास जो भी पॉलीमर होंगे, यानी कि जो मोनोमर यूनिट्स आपस में जुड़ेंगी, उनके जुड़ने का सीक्वेंस क्या होगा, कि जब मोनोमर यूनिट आपस में जुड़े तो किस प्रकार से वो आपस में जुड़ी जाएं। तो उसके बेसिस पे कोपोलीमर को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया बेटा, 4 पार्ट्स में क्या कर दिया, उनको डिवाइड्स कर दिया। किसके बेसिस पे डिवाइड कर दिया बेटा, अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर यूनिट्स। अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर यूनिट्स के बेसिस पे कोपोलीमर्स डिवाइड इन 4 कैटेगरीज। फर्स्ट रैंडम कोपोलीमर, सेकंड अल्टरनेट कोपोलीमर, थर्ड ब्लॉक कोपोलीमर और फोर्थ ग्राफ्ट कोपोलीमर। इन 4 में इनको क्या कर दिया बेटा, क्लासिफाइड कर दिया। पहला अपन बात करते हैं बेटा, पहला अपने पास कौन सा है, रैंडम कोपोलीमर है। अब रैंडम कोपोलीमर अपने पास होता क्या है बेटा, कि अपने पास 2 मोनोमर यूनिट हैं। और रैंडम का मीनिंग आप जानते हो बेटा कि अपने पास रैंडम मतलब कि उसका जुड़ने का जो सीक्वेंस जो है वो क्या न हो बेटा, निश्चित अपने पास न हो। तो वो अपने पास क्या है बेटा, रैंडम कोपोलीमर होता है। यानी एक बार एक यूनिट जुड़ गई, उसके बाद 2 यूनिट दूसरे की आ गई या तीसरे की आ गई, यानी कोई उसके जुड़ने का सीक्वेंस न हो, यानी कि वो रैंडमली तरीके से जुड़ जाए और क्या करे, कोपोलीमर की फॉर्मेशन करे। तो वो अपने पास उसका पॉलीमर जो होगा वो कैसा पॉलीमर होगा, रैंडम कोपोलीमर होगा। जैसे अपने पास मैं क्या मान लूँ बेटा, मेरे पास ए जो मोनोमर यूनिट है उसकी कितनी यूनिट है, N यूनिट है। ऐसे ही मेरे पास बी जो मोनोमर है उसकी भी कितनी यूनिट है बेटा, N यूनिट है। N यूनिट इसकी है और N यूनिट इसकी है। आपस में पॉलीमराइजेशन होगा और पॉलीमराइजेशन के द्वारा अपने पास क्या होगा कि जैसे मान लीजिए A है, अब A के बाद में मान लीजिए कि कौन आ गया बेटा, B, लेकिन B के बाद जैसे मान लीजिए वापस से कौन आ गया बेटा, B ही आ गया।
इसके बाद ए, इसके बाद ए, इसके बाद ए, तो ऐसे लगातार। अब इनके जुड़ने का आप देखो कोई निश्चित क्रम नहीं है, पहले ए आया, फिर 2 बार बी आ गया, फिर 3 बार ए आ गया, फिर हो सकता है कि 2 बार बी आ जाए या 1 बार बी आ जाए। तो जब इनके मोनोमर यूनिट्स के जुड़ने का कोई सीक्वेंस न हो तो वो पॉलीमर अपने पास क्या कहलाता है, रैंडम कोपॉलीमर कहलाता है। सेकंड अपने पास क्या है बेटा, अल्टरनेटिंग कोपॉलीमर। सेकंड अपने पास ये एग्जांपल है अल्टरनेटिंग कोपॉलीमर। अब अल्टरनेटिंग कोपॉलीमर क्या होता है, अल्टरनेट का मतलब आप जानते हैं बेटा कि एक के बाद एक, यानी कि जब वो 2 यूनिट से मिलकर बना हुआ है, तो जैसे मान लीजिए कि पहले एक यूनिट आई तो उसके बाद उसकी दूसरी यूनिट के बाद में उसकी वापस से पहली के बाद वापस से दूसरी, तो ऐसा जो अपने पास ऑर्डर जो है वो कंटिन्यूस क्या होता जाए बेटा, चलता जाए। जैसे अपन क्या लिखेंगे बेटा कि अपने पास ए तो जो यूनिट है उसके एन मोलिक्यूल ले लिए और बी जो मोनोमर यूनिट है उसके भी एन ले लिए। कोपॉलीमराइजेशन होगा बेटा तो अपने पास पहले कौन आया, ए यूनिट, ए के बाद कौन आया, बी, बी के बाद में कौन आया, ए के बाद में कौन आया, बी के बाद में कौन आया, ए। तो अपने पास लगातार ये किस में चल रहे हैं बेटा, अल्टरनेट ऑर्डर में क्या चल रहे हैं, अरेंज हो रहे हैं मोनोमर यूनिट। तो इस प्रकार का जो कोपॉलीमर जो होगा वो क्या कहलाएगा बेटा, अल्टरनेटिंग कोपॉलीमर कहलाता है। तीसरा अपने पास क्या है बेटा, ब्लॉक कोपॉलीमर है। ब्लॉक कोपॉलीमर क्या होता है बेटा कि जब अपने पास जो भी मोनोमर जो यूनिट्स हैं वो मोनोमर यूनिट्स आपस में जुड़े तो एक निश्चित ब्लॉक का निर्माण करें। निश्चित का मतलब जैसे अपने पास मान लीजिए कि 3 मोनोमर यूनिट है, वो तीनों एक साथ जुड़ गई, अब उसके बाद बी जो यूनिट होगी वो भी 3 बार एक साथ जुड़ जाए, फिर वापस से ए जुड़ जाए, यानी कि एक निश्चित ब्लॉक बन जाए। यानी कि एक प्रकार से मैं ये कह दूं कि है बनेगा तो वो लगभग अल्टरनेटिंग ऑर्डर में ही, लेकिन एक साथ वो ग्रुप बना लें तो वो अपने पास उनका क्या बनता है बेटा, ब्लॉक कोपॉलीमर की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। जैसे अपने पास Na प्लस Nb 2 मोनोमर यूनिट ये ले ली बेटा, कोपॉलीमराइजेशन की प्रोसेस होगी तो मान लीजिए कि मेरे पास क्या बना बेटा, ए और ए, ये मेरे पास इसकी मोनोमर यूनिट जुड़ी, यानी कि इन तीनों ने मिलकर एक क्या बना लिया, ब्लॉक बना लिया। अब बी जो मोनोमर यूनिट्स हैं वो आपस में जुड़ गई तो उन्होंने एक ब्लॉक बना लिया। अब इसके बाद क्या आ जाए, 3 अपने पास ए यूनिट्स आ जाएं, तो इस प्रकार से वो क्या बनाती जाएं बेटा, अपने ब्लॉक्स की क्या करती जाएं, फॉर्मेशन करती जाएं। तो इस प्रकार से वो लगातार क्या बनते जाएंगे, उनके ब्लॉक्स बनते जाएंगे। तो ये अपने पास ये ए का ये किसका ब्लॉक बन गया, ए प्रकार की मोनोमर यूनिट का, ये किसका ब्लॉक बन गया, बी प्रकार की मोनोमर यूनिट का, ये किसका ब्लॉक बन गया, ए प्रकार की मोनोमर यूनिट का ब्लॉक बन गया। तो इस प्रकार से ये आपस में एक ब्लॉक्स बनाते हुए आपस में जुड़ते जाते हैं। तो इस प्रकार के पॉलीमर को क्या कहते हैं बेटा, ब्लॉक कोपॉलीमर कहते हैं। अगला अपने पास 4th एग्जाम्पल है बेटा ग्राफ्ट कोपॉलीमर। अब ग्राफ्ट कोपॉलीमर में क्या होता है बेटा कि अपने पास 2 मोनोमर जो यूनिट्स जो हैं, यानी कि 2 टाइप्स के जो मोनोमर यूनिट हैं उनमें से 1 टाइप्स ऑफ मोनोमर जो यूनिट है वो तो क्या बनाता है बेटा, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है, यानी कि लीनियर पॉलीमर की फॉर्मेशन करेगा। और दूसरी जो मोनोमर यूनिट जो है वो किसके फॉर्म में बेटा, ब्रांच ऑफ कार्बन के फॉर्म में उससे क्या होगी, जुड़ी हुई होगी, कनेक्टेड होगी। तो वो अपने पास इस प्रकार के पॉलीमर की क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। जैसे अपन क्या लिखें कि अपने पास एन यूनिट तो अपने ने क्या ले ली बेटा, ए की ले ली, और अपने पास एन यूनिट किसकी ले ली, बी मोनोमर यूनिट की अपने ने ले ली। तो अपने पास क्या होगा, इनमें से कोई भी एक, चाहे आप ए को ले लीजिए चाहे आप बी को ले लीजिए। तो ए जो अपने पास यूनिट जो है वो लगातार अपने पास जुड़ती गई स्टूडेंट्स, तो लगातार ये इस प्रकार से ये जुड़ती गई और किसकी फॉर्मेशन होती जाएगी बेटा, एक लीनियर पॉलीमर की फॉर्मेशन होती जाएगी। अब अपने पास कौन सी बची बेटा, बी यूनिट बची, तो बी यूनिट अपने पास किसके फॉर्म में जुड़ जाएगी, इससे एक ब्रांच ऑफ कार्बन्स के फॉर्म में इससे क्या हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी। ऐसे ही अपने पास इस प्रकार से वो लगातार क्या बना लेगी बेटा, उनके ब्रांच बना लेती है। तो इस प्रकार का जो पॉलीमर जो है वो क्या कहलाता है बेटा, ग्राफ्ट कोपॉलीमर कहलाता है। तो आपने देखा डियर स्टूडेंट्स कि अपने पास जो मोनोमर जो यूनिट्स हैं उन मोनोमर यूनिट्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे अपने ने कोपॉलीमर को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, रैंडम कोपॉलीमर, अल्टरनेट कोपॉलीमर, ब्लॉक कोपॉलीमर और ग्राफ्ट कोपॉलीमर में अपने ने क्या कर दिया, इनको डिवाइड कर दिया। आगे अपने पास टॉपिक है बेटा एप्लीकेशन ऑफ
कोपोलिमराइजेशन, कि आपने अभी जो कोपोलिमराइजेशन जो पढ़ा उसकी अपने पास एप्लीकेशन क्या क्या है, उसके यूजेज क्या क्या हैं। तो अपने पास पहला यूज क्या बेटा कि कोपोलिमर ऑफ स्टायरीन एंड ब्यूटाडाइइन, कि अभी आपको मैंने एक एग्जाम्पल बताया था। कौन सा एग्जाम्पल बेटा कि ब्यूना एस का एग्जाम्पल। तो ब्यूना एस में 2 मोनोमर यूनिट थी, 2 मोनोमर यूनिट कौन सी बेटा ब्यूट 1,3-डाइइन और स्टाइरीन, ये 2 उसमें मोनोमर यूनिट थी। तो उससे अपने पास क्या बनता है बेटा सिंथेटिक रबर अपने पास बनता है। एक अपने को देखो, आपको मैंने जब क्लासिफिकेशन पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि अपने पास रबर जो था वो कैसा पॉलीमर था बेटा, नेचुरल पॉलीमर था, यानी कि अपने को कहाँ से मिला था, नेचर से। और अपने पास रबर जो होता है वो किसका पॉलीमर होता है बेटा, 2-मेथिल ब्यूट 1,3-डाइइन का पॉलीमर होता है, 2-मेथिल ब्यूट 1,3-डाइइन। और इसको अपन किसके फॉर्म में प्राप्त करते हैं बेटा, लैटेक्स के फॉर्म में प्राप्त करते हैं। वो इस टॉपिक के बाद में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो अपने पास जो नेचुरल जो रबर होता है वो क्या है बेटा, एक इलास्टोमर है, रबर है। तो उसको यदि आप खींचेंगे तो उसमें इलास्टिक जो प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो बहुत ही कम पाई जाती हैं, तो वो आसानी से क्या हो जाता है बेटा, ब्रेक हो जाता है। लेकिन जब अपन क्या करें कि इसकी प्रॉपर्टीज़ को क्या करें, इंक्रीज करें, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज करने के लिए अपने को किसकी आवश्यकता होती है, सिंथेटिक रबर की अपने को क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो इन सिंथेटिक रबर के लिए अपने को क्या बनाना पड़ता है, ब्यूना एस अपने को क्या करना होता है, बनाना होता है। सेकंड अपने पास क्या बेटा, कोपोलिमराइजेशन इज ए यूजफुल मेथड फॉर इंक्रीजिंग कॉमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ पॉलीमर, कि अपने पास आपने देखा बहुत सारे कोपोलीमर्स हैं, जैसे ब्यूना एन है, ब्यूना एस है, आपने नाइलॉन 6,6 देखा, आपने टेरिलीन देखा। तो अपने पास कोपोलीमर में होता क्या बेटा कि एक से ज़्यादा मोनोमर यूनिट्स आपस में काम आती हैं, और एक से ज़्यादा जो मोनोमर्स जो यूनिट हैं, देखो आप होमोपोलीमर की अपन बात करें एक बार, तो होमोपोलीमर में एक ही टाइप की मोनोमर यूनिट है, तो वो एक ही टाइप की मोनोमर जो यूनिट है वो उन्हीं की प्रॉपर्टीज़ को तो एक्सप्लेन करेंगी, यानी कि वो एक ही प्रकार की प्रॉपर्टीज़ को क्या कर पाती हैं, एक्सप्लेन कर पाती हैं। लेकिन कोपोलीमर की बात करूं, हेट्रोपोलीमर की बात करूं, तो उसमें एक से ज़्यादा क्या है, को मोनोमर यूनिट है, तो वो 2 प्रकार की मोनोमर यूनिट की प्रॉपर्टीज़ को क्या कर पाती हैं बेटा, एक्सप्लेन कर पाती हैं। तो जब अपन उनको आपस में मिलाते हैं तो उनकी कॉमर्शियल एप्लीकेशन यानी कि उनके जो यूजेज जो हैं वो क्या हो जाते हैं बेटा, इंक्रीज हो जाते हैं। तीसरा मेरे पास क्या बेटा, द कोपोलीमर फॉर्म्ड बाई एडिंग 20 से 30% एक्राइलोनाइट्राइल टू स्टाइरीन इज रेजिस्टेंट टू इम्पैक्ट एंड हाइड्रोकार्बन, कि मैं क्या कर रहा हूँ बेटा कि जब मैं कोपोलीमराइजेशन की फॉर्मेशन करूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, ब्यूट 1,3-डाइइन और प्लस में मैं क्या मिला रहा हूँ बेटा, एक्राइलोनाइट्राइल भी मिला रहा हूँ। लेकिन अब उस एक्राइलोनाइट्राइल में अपन क्या कर दें कि स्टाइरीन वगैरह जो है उनके साथ अब कोपोलीमर की फॉर्मेशन कर रहे थे ब्यूना एन और ब्यूना एस की, तो इन तीनों यूनिट्स को मिलाते हैं। कौन कौन सी तीनों यूनिट्स, ब्यूट 1,3-डाइइन, एक्राइलोनाइट्राइल और अपने पास स्टाइरीन। तो उनकी जो रेजिस्टिविटी जो है यानी कि एनवायरनमेंट के प्रति जो रेजिस्टेंट जो है वो क्या हो जाता है बेटा, उसका इंक्रीज हो जाता है। अगला अपने पास इसमें 4th पॉइंट है बेटा, नाइलॉन 6,6। नाइलॉन 6,6 जो होता है वो क्या है बेटा, एक कोपोलीमर है, और इसकी मोनोमर यूनिट कौन कौन सी होती हैं, आप याद कीजिए बेटा, आपको पहले मैंने डिस्कस की थी कौन कौन सी हैं, हेक्सामेथिलीन डायमीन और कौन सी बेटा, एडिपिक एसिड है। तो अपने पास नाइलॉन 6,6 जो बनता है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है बेटा, लो होता है, और उसकी क्रिस्टलाइन नेचर भी क्या होती है, कम होती है। यदि अपन उसमें क्या कर दें बेटा, टरफेलिक एसिड को जोड़ दें, यानी टेरिलीन जब अपने ने बनाया था तो वहाँ पर अपने ने मोनोमर यूनिट्स को काम में ली थी बेटा, एथिलीन ग्लाइकोल और टरफेलिक एसिड। तो इसमें अपने पास कितनी यूनिट हो गई, वही 3 यूनिट हो गई, कौन कौन सी, हेक्सामेथिलीन डायमीन, एडिपिक एसिड और टरफेलिक एसिड। अब तीनों को क्या करा दें बेटा, कोपोलीमराइजेशन करवा दें। तो कोपोलीमराइजेशन करवाने पर अब जो बनेगा उसकी मेल्टिंग पॉइंट भी उसका हाई हो जाएगा, और उसमें अपने पास उसकी जो रेजिस्टिविटी जो है, उसकी जो क्रिस्टलाइन जो नेचर है वो भी क्या हो जाती है बेटा, इंक्रीज हो जाती है। तो ये अपने पास 4 पॉइंट्स क्या थे बेटा, इसकी एप्लीकेशन के थे। अब अपन अगला जो अपने पास टॉपिक जो है बेटा, पॉइंट जो है वो अपने पास क्या है बेटा, नेचुरल रबर है। अब नेचुरल जो रबर जो होता है बेटा वो अपने पास देखो नाम से ही स्पष्ट है बेटा, कहाँ से आपको मिलेगा बेटा, नेचर से मिलता है।
रबर जो होता है वो आपको कहाँ से आपको मिलेगा बेटा, नेचर से मिलता है। यानी कि अपने पास नेचुरल जो अपने पास रबर जो होता है वो आपको नेचर से मिलेगा। और ये अपने पास पाया कहाँ जाता है बेटा, सबसे अब बात करें तो ये अपने पास इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ अमेरिका, श्रीलंका, इस साइड में ये अपने पास पाया जाता है। किसके फॉर्म में प्राप्त करते हैं बेटा इसको, अपन लेटेक्स के फॉर्म में इसको क्या करते हैं बेटा, प्राप्त करते हैं। लेटेक्स है क्या, कोलाइडल सस्पेंशन इन वाटर, कि अपने पास लेटेक्स होता क्या है, तो अपने पास क्या बेटा, एक कोलाइडल सस्पेंशन है, किसका, किसमें, वाटर में। यानी कि कोलाइडल सस्पेंशन का मतलब जैसे अपने पास आप वाटर ले लीजिए और उसमें मिट्टी डाल लीजिए, तो वो मतलब कि एक प्रकार से क्या है बेटा, हेट्रोजीनियस नेचर का हो जाता है। तो हेट्रोजीनियस नेचर का जो सब्सटेंस जो है वो अपने पास क्या कहलाता है बेटा, एक ये नेचुरल रबर कहलाता है। कैसा होता है बेटा, ये अपने पास इलास्टोमर के फॉर्म में पाया जाता है। किसके फॉर्म में पाया जाता है, इलास्टोमर। यानी कि इसमें कैसी नेचर पाई जाती है बेटा, इलास्टिक इसमें नेचर पाई जाती है। और अपने पास नेचुरल जो रबर जो होता है, खास बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात, कि उसकी जो मोनोमर जो यूनिट होती है वो मोनोमर यूनिट क्या होती है बेटा, 2 मेथिल ब्यूट 1,3 डाइईन, वो इसकी क्या होती है बेटा, मोनोमर यूनिट इसकी होती है। तो अपने पास क्या है बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये किसका फॉर्मूला बेटा, केवल ब्यूट 1,3 डाइईन का फॉर्मूला है। अब अपने क्या करें, 2 मेथिल जोड़ना है, तो या तो आप इसी तरफ से जोड़ लीजिए या फिर इस तरफ से जोड़ लीजिए। तो आपको इस हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो यहाँ पर मैं क्या जोड़ दूँ बेटा, CH3 ग्रुप जोड़ दूँ। क्लियर बेटा बात। 2 मेथिल ब्यूट 1,3 डाइईन को ही क्या बोला जाता है बेटा, आइसोप्रीन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आइसोप्रीन भी इसको बोला जाता है। अब इसके कितने यूनिट काम में लूँगा बेटा, n यूनिट में इसको काम में लेता हूँ। तो मेरे पास क्या होगी बेटा, पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस होगी। और पॉलीमराइजेशन की जब प्रोसेस होती है तो आप जानते हैं बेटा कि अपने पास इस प्रकार की जो मोनोमर्स यूनिट हैं वो n मोनोमर्स यूनिट्स आपस में कंबाइन होती हैं, तो किसकी फॉर्मेशन करती हैं, पॉलीमर की फॉर्मेशन करती हैं। तो अपने पास क्या बनेगा यहाँ पे, CH2 सिंगल बॉन्ड कार्बन CH3, यहाँ पे क्या बनेगा, CH सिंगल बॉन्ड CH2, और इसका क्या बनेगा बेटा, होल एन। अब यहाँ पर आप देखो इस कार्बन की जो वैलेंसी जो है वो यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पाई, तो यहाँ आप क्या लगा देंगे बेटा, यहाँ पे अपने पास डबल बॉन्ड की क्या आ जाएगी, फॉर्मेशन हो जाती है। तो अपने पास इनमें कार्बन की वैलेंसी भी कंप्लीट हो गई और इसमें अपने पास ये बन भी गया। तो इसकी कितनी यूनिट काम में आ जाएंगी बेटा, n यूनिट इसकी काम में आ जाएंगी। तो अपने पास ये जो बना वो अपने पास क्या कहलाएगा, आइसोप्रीन है। इसके नाम से पहले क्या लगा देंगे बेटा, पोली वर्ड लगा देंगे, तो अपने पास क्या बन जाएगा बेटा, पोली आइसोप्रीन बन जाता है। तो इस प्रकार से अपने पास ये जो बना वो अपने पास क्या है, ये क्या बन गया बेटा, नेचुरल रबर की अपने पास फॉर्मेशन इसकी हो गई। अब अपने में इसमें दो बातें और हैं कि अपने पास ये जो पॉलीआइसोप्रीन जो बना, इस पॉलीआइसोप्रीन को अपन दो प्रकार से अरेंजमेंट कर सकते हैं। दो प्रकार से कैसे बेटा, कि एक तो अपन इसको सिस फॉर्म में अरेंजमेंट कर सकते हैं और दूसरा अपन इसको कैसे अरेंजमेंट कर सकते हैं, ट्रांस फॉर्म में अरेंजमेंट कर सकते हैं। अब बात आती है कि अपने पास सिस अरेंजमेंट क्या होता है, ट्रांस अरेंजमेंट क्या होता है, कि अपने पास कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। मेरे पास कोई भी ग्रुप है, एक ग्रुप है ये है, एक ग्रुप ये है, ये दोनों कैसे बेटा, ए टाइप के हैं, और मेरे पास ये बी और ये भी कैसा है, बी, ये दोनों बी एक टाइप के हैं। दोनों ए ऊपर की ओर हैं, दोनों बी नीचे की ओर हैं। यानी कि मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, सेम ग्रुप सेम साइड, कि अपने पास सेम जो ग्रुप जो हैं वो कैसे हैं बेटा, सेम साइड में है, कि दोनों ए नीचे ऊपर की ओर हैं, दोनों बी नीचे की ओर हैं। तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट जो है वो कैसा कहलाता है बेटा, सिस टाइप का अरेंजमेंट कहलाता है। अब मैं यदि इसका अपोजिट कर दूं, अपोजिट मतलब कि मेरे पास कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, एक ए तो नीचे बना दूं, एक ए को क्या कर दूं, ऊपर बना दूं, एक बी को मैंने यहाँ बना दिया, एक बी को मैंने यहाँ बना दिया। क्लियर है। अब मेरे पास जो ग्रुप जो हैं वो सब क्या है बेटा, अलग अलग हैं, कि मेरे पास सेम ग्रुप कैसे हैं, अपोजिट साइड में हैं। सेम ग्रुप कैसे हैं, अपोजिट साइड में। तो मैं यहाँ पर अपने पास ये स्टेटमेंट लिख दूं कि सेम ग्रुप कैसे हैं, अपोजिट साइड। तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट जो है वो क्या कहलाता है बेटा, ट्रांस अरेंजमेंट कहलाता है। यानी कि ये कैसा बन गया बेटा, ट्रांसफॉर्म इसका बन गया।
तो अब मेरे पास ये जो अपने पास पॉलीआइसोप्रीन जो बना, इस पॉलीआइसोप्रीन को मैं दो प्रकार से आपको अरेंजमेंट कर रहा हूँ। तो इस पॉलीआइसोप्रीन का सिस फॉर्म जो होता है, सिस फॉर्म जो अरेंजमेंट है वो क्या कहलाता है बेटा, नेचुरल रबर कहलाता है। और इसका ट्रांसफॉर्म जो अपने पास बनाते हैं उसको अपन क्या कहते हैं बेटा, गटा पार्चा कहते हैं। तो इस प्रकार से अपन इसको दो प्रकार से क्या कर सकते हैं, अरेंजमेंट इसको कर सकते हैं। कैसे अरेंजमेंट करेंगे बेटा, देखिए यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे कि अपने पास कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। मैं इस डबल बॉन्ड को लिया है, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है बेटा, CH2, कार्बन की वैलेंसी खाली थी, मैंने लिख दिया। इस कार्बन से क्या जुड़ा बेटा, CH3, तो ये मैंने ये CH3 लिख दिया बेटा। अब इस कार्बन से क्या जुड़ा बेटा, एक तो H और एक क्या जुड़ा बेटा, CH2, तो ये CH2 मैंने यहाँ रख दिया बेटा और ये H यहाँ पे आ गया। क्लियर, ये दोनों CH2 ऊपर की ओर है और ये दोनों ग्रुप कैसे हैं बेटा, नीचे की ओर है। अब अपने पास इसका टोटल कितनी यूनिट है बेटा, N यूनिट है। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स आएंगे। तो ये दूसरा ग्रुप आ गया बेटा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इसका अपने पास क्या है बेटा, CH2। ये CH2 इस CH2 से क्या हो जाएगा बेटा, कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर अपने पास क्या बनेगा, CH3, यहाँ क्या आ जाएगा ऊपर की ओर, CH2, नीचे की ओर क्या जुड़ जाएगा बेटा, अपने पास H। ऐसे अगली यूनिट आ जाएगी बेटा। तो अगली यूनिट अपने पास क्या होगी, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इससे क्या जुड़ेगा बेटा, CH2, इससे क्या जुड़ेगा अपने पास CH3, यहाँ ऊपर क्या जाएगा बेटा, CH2 और नीचे क्या जाएगा बेटा, H। तो आप इसमें लगातार आप देखो बेटा कि जो भी CH2 जो है वो सभी कैसे हैं, ऊपर की ओर है। और ये जो CH3H जो हैं वो कैसे हैं बेटा, नीचे की ओर हैं। तो अपने पास ये जो सिस फॉर्म अरेंजमेंट जो है, सिस फॉर्म जो है वही सिस फॉर्म अरेंजमेंट अपने पास क्या कहलाता है बेटा, नेचुरल रबर कहलाता है। क्या कहलाता है, नेचुरल रबर कहलाता है। अब सेकंड इसका जो टाइप जो है वो, इसको मैं किस प्रकार से अरेंजमेंट कर रहा हूँ बेटा, ट्रांसफॉर्म से इसका अरेंजमेंट कर रहा हूँ। तो ट्रांसफॉर्म में क्या होगा कि अपने पास सेम ग्रुप कैसे जोड़ने, मेरे को अपोजिट साइड में जोड़ने हैं। तो सेम ग्रुप अपोजिट साइड में कैसे जोड़ूंगा कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ से मैंने उठाया बेटा, ये मेरा CH2, क्लियर। नीचे मेरे पास क्या जुड़ा बेटा, CH3, ऊपर में क्या लूँगा बेटा, अब मेरे को ट्रांसफॉर्म जोड़ना है तो ऊपर क्या लूँगा, H और नीचे क्या लूँगा बेटा, CH2। क्लियर है बेटा बात। अब दूसरा ग्रुप आएगा, तो दूसरा ग्रुप इसके अकॉर्डिंग आएगा बेटा। तो इसके अकॉर्डिंग आएगा तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे क्या जुड़ेगा बेटा, CH2, ऊपर क्या जाएगा बेटा, CH3, अपने पास ऊपर क्या जाएगा, CH2, नीचे क्या आएगा बेटा, H। क्लियर। अब तीसरा जो ग्रुप आएगा वो इसके अकॉर्डिंग जुड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग जब जुड़ेगा यहाँ से तो क्या बनेगा बेटा, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, यहाँ से CH2 जुड़ गया, नीचे क्या आ जाएगा बेटा इसका CH3, ऊपर इधर क्या आ जाएगा बेटा CH2 और इधर क्या आ जाएगा H। तो इस प्रकार से लगातार ये चलता जाएगा। तो ये कैसा फॉर्म हो गया बेटा, ट्रांसफॉर्म हो गया। और ट्रांसफॉर्म जो होता है वो क्या कहलाता है बेटा, गटा पार्चा कहलाता है। क्या कहलाता है, गटा पार्चा। तो ये अपने पास क्या है बेटा, नेचुरल रबर है। तो रबर को अपने ने अरेंजमेंट के बेसिस पे सिस और ट्रांस में क्या कर दिया, उनको डिवाइड कर दिया।